Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big Business Ideas. दोस्तों, जिंदगी वो सिक्का है जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इस सिक्के को हम सिर्फ एक ही बार खर्च कर सकते हैं। तो इस खर्च को किस तरह से हम बना सकते हैं अपना मुनाफा, ये बताने के लिए शिल्पा भावना आ गई है आपके टेलीविजन डेस्टिनेशन पर विद योर वेरी ओन प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि का आधार होती है शिक्षा, लेकिन भारतीय प्राचीन काल में शिक्षा जात के आधार पर दी जाती थी। ब्राह्मणों को धर्म और शास्त्र की शिक्षा, क्षत्रियों को रण कौशल यानी तीर तलवार की शिक्षा, वैश्य को वाणिज्य यानी व्यापार की शिक्षा और शूद्रों को कौशल विकास। लेकिन आज भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को शिक्षा के लिए बराबरी का अधिकार देता है, और अगर आप भी संविधान के दिए इस अधिकार को शिक्षा के माध्यम से प्रसारित करना चाहते हैं, स्कूल्स खोलना चाहते हैं, कॉलेजेस खोलना चाहते हैं या फिर खोलना चाहते हैं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो क्या करना होगा, ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिजनेस ऑथर, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज हैव अ सीट। सर, हम अपने देश में राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़े, और किसी भी देश को जब आगे बढ़ना हो तो शिक्षा उसका मूल आधार होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे देश में इतने स्कूल्स और कॉलेजेस हैं कि हम अपने उस शिक्षा का जो सपना है उसे पूरा कर सकें? शिल्पा जी, हमारे देश में साक्षरता रेट 100% नहीं है। किसी भी देश, सभ्यता, समाज को आगे बढ़ने के लिए साक्षरता सबसे जरूरी है। जी बिल्कुल। तो साक्षरता रेट 100% करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस का होना जरूरी है। जी। आज हम देखें तो हमारे देश में लगभग 15 लाख स्कूल हैं, लेकिन तब भी साक्षरता रेट में हम पीछे हैं। वो इसलिए शायद क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जी। सरकार ने जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, जी, उसके तहत शिक्षा को बहुत जोर दिया गया, और उससे जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत हद तक आगे बढ़ रही है। मतलब 5वीं क्लास तक की जो 5वीं पढ़ाई क्लास होती तक है, लोगों को पूरी शिक्षा मिल रही है। जी। लेकिन सेकेंडरी स्कूल में अभी बॉटलनेक है। मतलब सेकेंडरी स्कूल इतने ज़्यादा नहीं हैं कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल से निकल के आ रहे हैं उनको सेकेंडरी एजुकेशन मिले। और यहीं पर ही जैसे हमारा देश देख रहा है कि उनको स्किल डेवलपमेंट में आगे ट्रेन किया जाए या कहाँ किया जाए, तो वहाँ पर बॉटलनेक है, वहाँ पर जरूरत है अभी आगे स्कूल बढ़ाने की। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए सरकार अकेले इतने स्कूल या कॉलेजेस स्थापित कर दे, ये भी मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमारे देश में स्कूल देखें तो 3 तरह के स्कूल हैं। पहला स्कूल जो गवर्नमेंट के अपने स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं पूरी तरीके से, गवर्नमेंट ही उन्हें एस्टेब्लिश करती है, गवर्नमेंट ही उन्हें चलाती है। दूसरे तरह के स्कूल होते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, जिसमें कि स्कूल बनाने के बाद गवर्नमेंट उनको कुछ फंड देती है जिससे वो रन कर सकें। तीसरे स्कूल होते हैं जो कि प्राइवेटली फंडेड होते हैं। अच्छा, तो वो प्राइवेट फंड से चलाए जाते हैं? वो प्राइवेट फंड से चलाए जाते हैं। वो कुछ लोग, समूह, जो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिन्हें हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो चलाती हैं। जी। और वो जो संस्थाएं हैं वो अपने पैसे से या जनता से डायरेक्टली लेकर, मतलब उसमें गवर्नमेंट से वो किसी प्रकार की एड नहीं लेते, वो जनता से पैसे लेके और अपने पैसे लगा के स्कूल को एस्टेब्लिश करते हैं। जी। और अपने ही फंड से उसको चलाते भी हैं। जो बच्चों से फीस मिलती है उससे, या अगर फीस पर्याप्त नहीं होती तो वो लोगों से डोनेशन लेते हैं और उस प्रकार से स्कूल को चलाते हैं। उसको हम बोलते हैं प्राइवेटली फंडेड, जिसमें गवर्नमेंट का कोई फंड इन्वॉल्व नहीं होता।
तो इन 3 तरीकों से हमारे समाज में अगर देखा जाए तो जो साक्षरता का एक पूरा अभियान है उसको कहीं ना कहीं लोग पूरा कर रहे हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ जो मेहमान आ रहे हैं वो समाज के लिए ऐसा ही कुछ खास कर रहे हैं, तो उन्हें बुला लिया जाए। निसंदेह। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आ रहे हैं, आप पूरी तरह से समाज की सेवा में कार्यरत हैं। जैसे बच्चों को प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉ एजुकेशन प्रोवाइड करना, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना, वृद्धों का ख्याल रखना और साथ ही नशाग्रस्त व्यक्तियों को नशा मुक्ति दिलाना। He is excelling in all the social activities. Please welcome the chairman of Campus College of Law and the secretary of Bhagirath Seva Sansthan, Shri Karunakar Shukla. नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। प्लीज बैठे। तो सर, सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि आप एक जो लॉ कॉलेज चला रहे हैं और आप एक एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड इन दोनों में से कहीं मैच नहीं करता। आप एक इंजीनियर थे जी। तो किस तरह से आपका आगमन हुआ इस क्षेत्र में? 20 साल तक मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता रहा जी। 20 साल बाद मैंने सोचा कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए जी। तो वापस मैं अपने परिवार के पास आया। तो हमने एक सीबीएसई स्कूल हमारी माताजी ने स्थापित किया हुआ था, उसको मदद करनी शुरू करी और धीरे धीरे एक लॉ कॉलेज इस्टेब्लिश किया जी। जो 7 साल के अंदर एनसीआर में हाईएस्ट इनटेक का कॉलेज बन गया है। वाह, बहुत खूबसूरत। आप एक इंजीनियर थे, आप एक मल्टीनेशनल में बहुत लंबे अरसे तक आपने काम भी किया। जी। आज अगर आप देखते हैं कि अगर आप एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करते तो आपको लगता है कि ये जो आपने लॉ कॉलेज स्थापित किया है ये उससे मच बेटर सिचुएशन है? बिल्कुल, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टेब्लिश करने की जो कैपिटल कॉस्ट थी वो 20 करोड़ रुपए के आसपास थी। उस पर रिटर्न लेने के लिए मुझे बच्चों से भी ज़्यादा फीस लेनी पड़ती जी। और लॉन्गर स्पैन ऑफ गेस्टेशन होता। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है मेरा जी। और मैं इसी वजह से फीस भी सबसे कम रखी हुई है मैंने एनसीआर में। तो और मेरे बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल रही है, नौकरियां मिल रही हैं, तो वो एक कॉज ऑफ सेटिस्फेक्शन है। जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति जब अपना एक कॉलेज शुरू करना चाहता है तो वो कैसे इस चीज़ को पहचाने कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करना है, लॉ कॉलेज शुरू करना है, या मुझे कोई दूसरी प्रोफेशनल डिग्री के लिए कॉलेज शुरू करना है? इसको पहचानने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि हमें ये देखना पड़ेगा रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमारे देश में इंजीनियर्स चाहिए या एडवोकेट्स चाहिए, या कौन सी प्रोफेशनल डिग्री ऐसी है जो कि जिसकी देश को ज़रूरत है जी। और जो हमारे बच्चे 12th कर रहे हैं वो किस स्ट्रीम में कितने बच्चे कर रहे हैं, उसी का सर्वे के ऊपर आप ये सोच सकते हैं कि मैंने कौन सा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना है जी। उसको देख के हमें डिसाइड करना पड़ता है, एक बात। जी। दूसरी बात हमें देखनी पड़ती है कि अपने पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। यदि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, जैसे शुक्ला जी ने बताया कि लॉ कॉलेज में इन्वेस्टमेंट कम है, क्योंकि लॉ कॉलेज में जो लैंड की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। 2000 मीटर से ऊपर अगर आपके पास लैंड है तो आप लॉ कॉलेज खोल सकते हैं जी। तो निसंदेह जब लैंड में कॉस्ट कम हो गई तो बिल्डिंग की कॉस्ट भी कम हो गई। बिल्कुल। इसी प्रकार से बाकी जो सिक्योरिटी देनी होती है और जो फर्नीचर लगता है और जो लाइब्रेरी बनती है, जो भी चीज़ें बनती हैं, उन सब की कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाती है जी। तो कम कॉस्ट में लॉ कॉलेज बनता है जी। और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि करुणाकर जो बहुत अच्छे तरीके से हमारे जो बच्चे हैं शिक्षा के माध्यम से उनकी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। आपके लिए हमारे पास कुछ खास है, प्लीज़ हैव अ लुक। काम कोई भी किया जाए और जो समाज से जुड़ा हो, उसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। लोगों की बहुत जिज्ञासाएँ होती हैं, शंकाएँ होती हैं। किसी भी नई एक्टिविटी को शुरू कीजिए, क्योंकि जो हमारे काम हैं वो हम लोग समाज से जुड़ के ही करते हैं। अगर टीचर सपोर्टिंग हो जैसे हमारे कॉलेज में अवेलेबल हैं तो हर स्टूडेंट अपने जीवन में आगे जाएगा। यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे तरीके की पढ़ाई है, फैकल्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब एक एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है इनका। कॉलेज जो है वेरी बेस्ट और जो एटमॉस्फेयर है वो वेरी गुड है, तो स्टडी बहुत अच्छी चल रही है।
ये स्कूल है, एक हमारा विकलांग बच्चों के लिए, अक्षम बच्चों, चैलेंज चिल्ड्रंस के लिए एक स्कूल है, एक नशा मुक्ति केंद्र है, वृद्धाश्रम हम लोगों ने शुरू किया। तो समाज के काम हैं, हर तरीके की चुनौती आपको देखनी पड़ती है। तो समाज से जुड़ा हुआ हर काम कर रहे हैं आप जी। एज अ ओनर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको अपने कॉलेज में ऐसी कौन सी खास क्वालिटी लगती है जिसकी बनिस्बत आप ये सोचते हैं कि हमारा कॉलेज बाकी कॉलेजों से इस वजह से अलग है? हमारे पास 66% लड़कियां स्टूडेंट हैं जी। और उसका एक खास कारण है, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट में कोई ऐसी सर्विसेज दी है जिसमें लड़कियों के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन है 20%, एक्सेप्ट जुडिशरी। वाओ। अगर ये लड़के ठीक से पढ़े हैं और जुडिशियल सर्विस में आ जाएंगी जी। तो समाज का कितना बेनिफिट होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और एज ए कॉलेज, एज इंस्टीट्यूशन, क्या प्राइड हम लोग प्राप्त करेंगे जी। उसकी अनुभूति जो है वो अलग ही होगी। बिल्कुल। तो एक अभी तरह तक से देखा जाए, तीन विद्यार्थी जो हैं जी। वो हमारे जुडिशियल सर्विसेज में आ चुके हैं। ओके, एंड ऑल गर्ल्स? ऑल गर्ल्स। वेरी नाइस। लेकिन सर, जब हम किसी भी काम को शुरू करना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें फाइनेंस एक बहुत बड़ा मैटर होता है, जो उसके बारे में जो हम सोचते हैं तो एक प्रश्नवाचक हमारे सामने हमेशा आ जाता है। सर, आपने इस चुनौती को फेस किया था जब आपने शुरू किया? दैट इज़ वेरी राइट। बट नीयत साफ होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास गाइडलाइंस गवर्नमेंट की हर इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए गाइडलाइंस हैं, सब चीज़ उसमें गाइडलाइंस में है, तो आप गाइडलाइन अगर गवर्नमेंट की फॉलो करते हैं और बाईपास नहीं करते हैं तो सक्सेस डेफिनेट है। वेरी देखिए, नाइस। जब आप प्लान बनाते हैं ना, तो उस प्लान में आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से अफिलिएशन लेना चाहते हैं तो उसके सारे नॉर्म्स आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। और जो इंस्टीट्यूशन आपका अप्रेजल करता है वो देखता है कि जिससे आपने अल्टीमेटली अफिलिएशन लेना है उसकी गाइडलाइंस पूरी है कि नहीं। ओके, तो ये क्रॉस चेक होता है पूरा? नहीं, इट इज ऑन 2 levels। लाइक इन सेकेंडरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन इज ए स्टेट मैटर जी। तो बिल्डिंग बेसिक जो गाइडलाइंस हैं वो आप स्टेट गवर्नमेंट की फॉलो करते हैं। मगर अगर आप CBSE जाना चाहते हैं देन यू हैव टू सिक्योर वन NOC फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो NOC आपको तभी मिलेगी जब आप CBSE के नॉर्म्स पे खरे उतर रहे हैं, क्योंकि उसमें सर्टिफाइंग एजेंसी जो है स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। लाइक इन हायर एजुकेशन, द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी विल फर्स्ट क्रॉस चेक अक्रॉस द कंट्री। अगर आपको लॉ कॉलेज खोलना है तो बार काउंसिल की गाइडलाइन प्रिवेल करेंगे, वो करनी पड़ेंगी। जी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर किसी भी काम को हमें करना है तो उसे करने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और वो है सही रास्ता। जब तक हम उसे नहीं पकड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई स्कूल खोलना चाहते हैं या कॉलेज खोलना चाहते हैं तो कैसे खोल सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। भारत का विकास लाखों MSMEs की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर MSME के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया, तो आइए और बनिए हमारे मेहमान। ओनली ऑन Big Business Ideas। Write us on info@bigbusinessideas.in। रेखा, कहाँ हो? चलिए भैया, पीयू कहाँ है? पड़ोस वाले भाई साहब के यहाँ छोड़ आई हूँ। जिस लॉकर में कैश और गहने हैं उसकी चाबी भी पड़ोसी को दे दी ना। भला मैं अपना कीमती सामान पड़ोसी के यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ? जब आप अपना कीमती सामान पड़ोसी के यहाँ नहीं छोड़ सकते तो बिटिया को पड़ोसी के पास कैसे छोड़ दिया? आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि अगर वो कोई स्कूल या कॉलेज खोलना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है
जिसकी ज़रूरत हर बिजनेस में है और ये सवाल भी सबके मन में है। प्लीज़ हैव अ लुक। कोई भी हम सेटअप कर रहे हैं, लैंड इज़ अ वेरी बिग थिंग, उस पर ही हमारा सारा इन्वेस्टमेंट है, हमारी पूरी सेटअप है। तो इट शुड बी द फर्स्ट स्टेज कि जहाँ पे काफ़ी सारी हमारी मेजर इन्वेस्टमेंट उसी में चली जाती है। तो इट इज़ अ वेरी इनिशियल एंड कोर स्टेज की वो चीज़ों पे हमारी ज़्यादा फोकस आउट होनी चाहिए। हम लोग डेंटल क्लिनिक की चेन चलाते हैं। सो करंटली वी आर द लार्जेस्ट dental clinical chain in the country currently. We are at 111 clinics across Mumbai, Pune, Surat and Ahmedabad। और लास्ट मंथ हम लोग ने बैंगलोर में चालू किए हैं। बेसिकली हमारे सभी जो क्लिनिक्स हैं वो रेंटल बेसिस पे है, लीज होल्ड, हम लोग सब जगह रेंटल पे लेते हैं। तो सर, किसी भी बिजनेस को शुरू किया जाए लैंड की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ ही एक सवाल जो मन में आता है, क्या ये लैंड हमें खुद एक्वायर करनी ज़रूरी है, खुद खरीदनी ज़रूरी है, या रेंट पर लेकर भी काम किया जा सकता है? ये हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं या कौन सा बिजनेस हम शुरू करना चाहते हैं। जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए आप स्कूल शुरू करना चाहते हैं, तो स्कूल में जो CBSE की गाइडलाइंस हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक लैंड आपकी अपनी होनी चाहिए। या आप लीज पे लें तो कम से कम 30 साल की लीज हो, या अगर कोई अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसने आपको लैंड दी है जी, अगर उसके नॉर्म्स ऐसे हैं कि वो 15 साल के लिए एक बार में लीज पे देते हैं तब वो चलती है। अदरवाइज ओनरशिप या 30 साल से ज्यादा की लैंड, जी, उसमें CBSE ये चाहती है कि आपके पास ओनरशिप हो लैंड की। लेकिन कोई और व्यवसाय करना चाहते हैं आप, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका व्यवसाय किस तरह का है। खरीदें, किराए पे लें, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए आपने स्कूल शुरू किया तो CBSE की गाइडलाइंस लगी, लेकिन यदि आप प्राइमरी स्कूल चला रही हैं तो उसमें CBSE की गाइडलाइंस नहीं लगती, उसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस लगती है। और जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें एक बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठता है जो कि आपके सब कुछ देख के आपको अफिलिएशन देता है। ओके। उसमें आपके जो मैप अप्रूवल होता है वो वहां की म्युनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत करती है, तो आपको उनके नॉर्म्स देखने पड़ेंगे। और लैंड जैसे है, और लैंड कितनी हो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है जी। इसमें यदि हम देखते हैं, यदि आप प्राइमरी स्कूल खोलना चाहते हैं या आप 8 तक का स्कूल खोलना चाहते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है आपका, तो आपको लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मेरा स्कूल अल्टीमेटली 12th तक बने, तो उसको पहले दिन देख लेना चाहिए कि CBSE की गाइडलाइंस क्या है, या उस स्टेट बोर्ड से अगर वो अफिलिएशन लेना चाहता है तो स्टेट बोर्ड की गाइडलाइंस क्या है। उसको कम से कम उतनी लैंड खरीदनी ही चाहिए वो बिजनेस शुरू करने से पहले, नहीं तो उसका बिजनेस अल्टीमेटली वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जिसकी एक्सपेक्टेशन से उन्होंने स्कूल को शुरू किया है। जी, और जब हम एक गाइडलाइन को पूरा नहीं करते हैं तो देन इट फॉल्स। क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि CBSE कहता है कि यदि आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलना है जी, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता या NCR में है, मतलब नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, जो NCR रीजन में पड़ते हैं जी, तो उसमें कुल 1 एकड़ लैंड की जरूरत है। ओके। मतलब लगभग 4000 स्क्वायर मीटर लैंड की आपको जरूरत है, ये 12th तक के स्कूल के लिए। लेकिन यदि आपका स्कूल किसी कैपिटल के म्युनिसिपल जोन में है, किसी स्टेट कैपिटल के म्युनिसिपल जोन में है जी, तो आपको 1 एकड़ लैंड की जरूरत है। और साथ ही आपको 1 एकड़ लैंड ऐसी होनी चाहिए, या तो आपके पास अपनी या किसी और इंस्टीट्यूशन से आपका टाई अप हो जहां फिजिकल एजुकेशन उनको दे सकें। ओके। तो आपको 1 एकड़ अपनी, 1 एकड़ का टाई अप या 2 एकड़ चाहिए, और कोई और स्थिति है तो आपको 2 एकड़ लैंड की जरूरत है। मतलब कि आप किसी कस्बे में या कहीं और लगाना चाहते हैं तो 2 एकड़ लैंड की जरूरत है। इसी प्रकार से बिल्डिंग के नॉर्म्स होते हैं, तो आपको सबसे पहले नॉर्म्स देखने जरूरी हैं। तो इसीलिए लैंड हम किराए पे लें, खरीदें, और कितनी खरीदें ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये सच है कि हमारे देश में विद्यालयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप में से जो भी दर्शक स्कूल्स खोलना चाहते हैं, कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, ज़रूर आप इन इंस्टीट्यूट्स को ओपन कीजिए। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ एक ज़रिया है हमारे देश को शिक्षा के माध्यम से और सुदृढ़ बनाने का। तो सर, आप अभी बात कर रहे थे कि किसी भी चीज़ की प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं कभी कभी दरकिनार कर देते हैं, वो आपको दिखाना चाहेंगे प्लीज़।
जब आप बिज़नेस चालू करते हैं तो पहले दिन से आपको इसको मेंटेन करना है। अगर खर्चा आपका आप पूरा पहले दिन से नहीं रिकॉर्ड करेंगे और नहीं लिखेंगे तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ज़ीरो बेस बजटिंग वगैरह सब चीज़ होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग होता है। उसमें आपको आपका जब नया स्टार्टअप होता है तो कैपिटल कॉस्ट आपकी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट होती है और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कंटिन्यूस आपका हर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहता है। लेकिन कैपिटल कॉस्ट जब तक आपकी पूरी ये नहीं होती है तब तक आपका बीईपी रेशो नहीं फुल फ्लेज हो पाता है। इसके लिए आपको पहले दिन से रिकॉर्ड मेंटेनेंस ज़रूरी है। वही बात हो रही है जो आपने बोला कि पहले दिन से प्लानिंग करनी ज़रूरी है, रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम शिक्षा की बात करें सामाजिक कार्य है, समाज के लिए है, लेकिन आपको वो एजुकेशन सिस्टम रन करना है, इंस्टीट्यूशन रन करना है। देखिए उज्ज्वला जी कॉस्ट अकाउंटेंट है, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि इन्होंने एक डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश की है कि एक होती है फिक्स कॉस्ट, मतलब कि जब आप कोई भी बिजनेस या स्कूल शुरू करेंगे तो उसमें लैंड में पैसा लगाएंगे जी, बिल्डिंग में पैसा लगाएंगे, उसका फर्नीचर खरीदेंगे, इक्विपमेंट खरीदेंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, लैब बनाएंगे, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई जी। तो ये तो फिक्स कॉस्ट आपकी करोड़ों में होगी या लाखों में होगी जी। और इसके बाद जब आपकी इनकम आनी शुरू होगी, मान लीजिए बच्चे से आप 1000 रुपए लेते हैं तो उस 1000 रुपए खर्च करने के लिए कुछ खर्चा होगा, जैसे टीचर्स की सैलरी जाएगी, बिल्कुल स्टाफ की सैलरी जाएगी, तो वो जो पैसे आपको आएंगे उसमें से कुछ ही पैसा आपका फिक्स कॉस्ट में जाएगा। धीरे धीरे वो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे जाके आपको 2-3 साल में लगेगा कि पहले तो 1-2 साल में तो आप ब्रेक इवन, मतलब जो बच्चों से ले रहे हो पहले तो उससे ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि बच्चे कम होंगे टीचर्स ज्यादा होंगे, क्योंकि टीचर्स तो आपको अफिलिएटिंग एजेंसी के नॉर्म्स के हिसाब से डे 1 में पूरे रखने हैं जी। बच्चे चाहे कम हो या ज्यादा तो आते रहेंगे ना, तो बच्चे तो आपको आते रहेंगे, बच्चे तो शुरू में तो पहले वो ब्रेक इवन ही निकलेगा। तो उज्ज्वला जी कहना चाह रही हैं कि सबसे पहले तो आप पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपको ये पता लगेगा किस दिन तो ब्रेक इवन पे आ रहे हैं आप, मतलब अब तो रनिंग कॉस्ट में आपको पैसा नहीं लगाना। आपको स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि रन करते हुए कुछ पैसा बचे, जो आप फिक्स कॉस्ट आपको पूरी तरह आप उसको भी तो रिकवर करना है ना जी, तो वो भी आपकी निकल सके। सर अगर मैं आपसे बात करूं, कितना समय हो गया आपको कॉलेज चलाते हुए? 7 साल। ब्रेक इवन आया है? आ गया। बहुत अच्छी बात, मुबारक हो। दोस्तों फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जवाब देंगे उन सवालों के जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। Hey, what's up? This is Hardcore. Oh yeah! And you are watching me on Big Business Ideas. Like this. Only on Z Business. Gotta move your. Look after your business. Your body, baby. Move your body, baby. क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स। सर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो सवाल लोग हम तक भेज रहे हैं उनके जवाब हम देंगे। पूरी उड़ीसा से अमन विश्वनाथ हैं, ये पूछ रहे हैं कि इनके एम्प्लॉयर इनके जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उसको रीएम्बर्स कर देते हैं, उसका पैसा इनको दे देते हैं, जो कि इनकी ग्रॉसरी और इनके बच्चों की एजुकेशन का एक पैसा है, वो इनको रीएम्बर्स हो जाता है एम्प्लॉयर से। तो ये जानना चाहते हैं क्या ये उसे अपनी इनकम में गिनेंगे और क्या उस पर टीडीएस भी इनको लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा अमन जी। आपको ये जो इनकम हो रही है ये टैक्सेबल है, बेशक आपका खर्चा है, लेकिन ये जो रीइंबर्समेंट एम्प्लॉयर दे रहा है ये आपकी सैलरी का पार्ट ही माना जाएगा और इस पे आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस भी काटेगा और आपको इसे अपने टैक्सेबल इनकम में भी लेना पड़ेगा। ये मोतिहारी बिहार से प्रकाश झा जी हैं और आप कह रहे हैं कि आपने हमारे पिछले एपिसोड्स देखे थे जिसमें हमने बात की थी कि अगर आपको प्रोपराइटर बनाना है या पार्टनरशिप बनाना है तो कैसे पहचानना है।
तो आपका कहना है कि अब आपने पहचान लिया है कि मुझे प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस शुरू करना है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन इसका कहाँ होगा। नहीं, मैं तो इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इन्होंने पहचान लिया और प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस शुरू करने का प्लान कर लिया। क्योंकि प्रोप्राइटर है, हम हमेशा बताते हैं कंप्लायंस रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, इनको सिर्फ अपना पैन नंबर लेना है, और यदि कोई ये सर्विस, जो कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो कि टैक्सेबल है, सर्विस टैक्स में, तो सर्विस टैक्स का नंबर लेना है, वो भी अभी नहीं लेना, वो भी जब इनकी इनकम एक 10 लाख को क्रॉस होगी तब लेना है। तो अभी तो इनको सिर्फ अपना पैन नंबर लेना है। और यदि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एमएसएमई में फॉल करता है तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। और अदरवाइज पैन से एक अपना काम चालू कर सकते हैं। फिलहाल सर अब हम लोग सवाल ले रहे हैं वो जो टेलीफोन के माध्यम से लोगों ने रिकॉर्ड करके अपने सवाल हम तक पहुंचाए हैं, लेकिन आप सभी को बताना चाहूंगी आप लोग सवाल भेज रहे हैं लेकिन आप अपनी फोटोग्राफ साथ में नहीं भेज रहे। तो प्लीज़ जब भी अपना सवाल भेजें या फिर आप रिकॉर्ड कराएं या मेल करें, अपनी फोटोग्राफ हमें ज़रूर भेजें हमारे ही अपने मेल ID पे। सर मेरी क्वेरी है कि मेरे क्लाइंट ने LIC का यूनिट प्लान लिया था 2006 में। उसने वन टाइम उसने पेमेंट की थी 3,25,000 की, और उसने 1 साल और 3 महीने के बाद उसको प्री मेच्योरली विड्रॉल कर लिया, और विड्रॉल के समय अमाउंट मिली 3,85,000। तो अब उसका ये केस ITO लेवल पे लगा हुआ है, और क्या हमें उस प्लान पे जो उसको पैसा रिकवर हुआ है उस पर इनकम टैक्स देना है कि नहीं देना है? उदयपाल जी, आपकी इनकम हुई है उस पर टैक्स जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारे इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी तरह की एग्जेम्पशंस या डिडक्शन उपलब्ध नहीं है। आपको इस इनकम पे टैक्स देना ही पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन यही है कि मेरा आज का टर्नओवर 20 से 25 लाख का है, प्लस मैं चाहता हूँ कि मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या लोन मिल सकता है? बिल्कुल लोन मिल सकता है। टर्नओवर इन्होंने लिखी है लेकिन ये नहीं लिखा कितना लोन चाहिए, तो इनको मुद्रा योजना जो कि बहुत आसान बहुत सरल योजना है, 10 लाख तक का लोन है तो वहाँ से मिल सकता है जी, और उससे ज़्यादा लोन है तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, 25 लाख तक का लोन वहाँ से मिल सकता है जी। बल्कि सर मैं बताना चाहूँगी कि मुद्रा बैंक के बारे में ढेरों सवाल हमारे पास आते हैं। ये तो एक सवाल हमने आपके सामने किया है, मेल्स पर जब हम देखते हैं तो आप मान के चलिए करीब 50 सवाल एक दिन में सिर्फ मुद्रा बैंक से ही रिलेटेड होते हैं। एक सवाल और आया था हमारे पास जिनका कहना था कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो अब अपना एक कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते थे कि क्या इन्हें मुद्रा बैंक से लोन मिल सकता है? जरूर मिलेगा। मुद्रा में सभी के लिए है, जो भी छोटे व्यवसायी मतलब जो शुरुआत करना चाहते हैं तो उनको जरूर लोन मिलेगा। कुछ भी हो, ट्यूशन कोचिंग सेंटर बनाना चाहते हैं तो भी मिलेगा जी। लेकिन जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे कि शुक्ला साहब अपना स्कूल चला रहे हैं या कॉलेज चला रहे हैं, वहां पर मुद्रा बैंक की मदद नहीं होती नहीं हो सकती। मुद्रा बैंक उन लोगों के लिए नहीं है जो अफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं किसी गवर्नमेंट के, वो नहीं मुद्रा योजना में आते। सर इससे पहले कि आज मैं सर के साथ अपना वो स्पेशल राउंड शुरू करूं, मैं चाहूंगी कि हमारे जो आज के उद्यमी हैं उनके लिए आपका एक बिजनेस मंत्र हो जाए। मैं कहना चाहूंगा जो भी कामयाब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसकी शुरुआत बहुत छोटी होती है। बहुत खूबसूरत। तो सर अब आगे हैं हम लोग उस पायदान पर जिसे हम कहते हैं कि ये एक शिल्पा भावना स्पेशल राउंड है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी जवाब देने हैं, बिकॉज इट इज अ रैपिड फायर। तैयार हैं आप? बिल्कुल। आप पेशे से इंजीनियर हैं लेकिन आप एक स्कूल भी चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप कौन से काम में ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं या ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है? बच्चों को पढ़ाने में और उनकी सक्सेस में। सबसे ज़्यादा मुश्किलात आपको किस चीज़ में आती है? शिक्षा के ज़रिए बच्चों का भविष्य बनाने में, स्पेशल बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने में, या फिर एक व्यक्ति को नशा मुक्ति दिलाने में? नशा मुक्ति दिलाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल रहती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल उसमें हम अपने जाने वाले को कहते हैं कि बस एक ही निर्णय ले लो कि आज नशा नहीं करना। ब्यूटीफुल सर, आई मस्ट से कि आपने बहुत अच्छे से ये रैपिड फायर हमारे साथ खेला है और आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास आपके लिए कुछ खास है, लेकिन ये खास इसलिए नहीं है कि आपने रैपिड फायर बहुत अच्छे से खेला, बल्कि इसलिए है कि आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और दोस्तों ये सच बात है कि तलवार की पहचान होती है उसकी धार से और किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है उसके व्यवहार से।
इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंसान चाहे कितनी भी डिग्रीज ले ले, लेकिन उसकी वास्तविक शिक्षा का तब पता चलता है जब वो किसी के साथ एक अच्छा व्यवहार करता है। ऑन दैट नोट, शिल्पा भावना वुड लाइक टू टेक योर लीव। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात आप ही के अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है बिग बिजनेस आइडियाज़। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.